नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 20 धमाकेदार घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 20 धमाकेदार घोषणाएं, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में पंचायती जमीन पर मालिकाना हक लेने वाले लोगों को अपनी लापरवाही ही उनकी राह का रोड़ा बन गई है। 21 जिलों में अब तक 450 आवेदनों में से 350 आवेदन अधूरे निकले। पंचायती राज निदेशालय ने यह आवेदन जिला उपायुक्तों को लौटा दिए हैं। अगर 30 दिनों में लोगों ने दस्तावेज पूरे करते हुए दोबारा आवेदन न किया तो उन्हें मालिकाना हक से हाथ धोना पड़ेगा। ये आवेदन ऑनलाइन किए जाते हैं, जिन्हें उपायुक्त निदेशालय को भेजते हैं। सरकार ने जुलाई 2024 में पंचायत की 500 गज तक की भूमि पर कब्जाधारकों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया था। तो 450 में से 350 आवेदनों में खामियां 30 दिन में सुधार करने के लिए लौटाए हैं। जमीन का मालिकाना हक मिलने में अधूरे कागज, अड़चन। योजना पर कार्य जारी है, कहना है महानिदेशक पंचायती राज विभाग। पात्रता पूरी करने वालों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। आवेदन में कमियां दूर करने वालों को लाभ जरूर मिलेगा। पंचायतों की जमीन पर जिन लोगों के 31 मार्च 2024 से पहले के रिहायशी पक्के आवास बने हुए हैं या 20 वर्ष से अधिक समय से जिनका कब्जा है, उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। योजना में यह शर्त है कि जमीन पंचायत की सीमा में होनी चाहिए। जमीन पर पक्का 80% तक निर्माण अनिवार्य रूप से हुआ हो। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भूमि पैमाइश के आधुनिकीकरण को लेकर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जमीनी स्तर पर अटक गई है। अप्रैल 2025 में लार्ज स्केल मैपिंग LSM परियोजना के तहत 24 करोड़ रुपए खर्च कर खरीदी गई 300 रोवर्स मशीनें प्रदेश के अधिकांश जिलों में उपयोग के अभाव में पड़ी हैं। ये रोवर्स मशीनें पारंपरिक चयन सर्वे समाप्त कर सैटेलाइट आधारित सटीक सीमांकन के उद्देश्य से तहसीलों में भेजी गई थी। लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश के सिरसा, झज्जर, करनाल, फतेहाबाद, यमुनानगर, कैथल, भिवानी, कुरुक्षेत्र समेत अधिकांश जिलों में मशीनें उपलब्ध होने के बावजूद उपयोग शुरू नहीं हुआ है। झज्जर में अब तक एक भी पैमाइश नहीं हुई, जबकि करनाल व फतेहाबाद में दर्जनों आवेदन लंबित हैं। अधिकांश स्थानों पर प्रति मशीन ऑपरेटर नियुक्त नहीं किए गए हैं, जिससे पटवारी और कानून को संचालन नहीं कर पा रहे। राजस्व विभाग ने कर्मचारियों को 2 से 4 दिन का प्रशिक्षण दिया, लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मशीन संचालन के लिए यह समय काफी नहीं है। कई जिलों में GPS कनेक्टिविटी और सॉफ्टवेयर संचालन में तकनीकी दिक्कतों की शिकायत भी सामने आई। सरकारी पैमाइश की फीस 2 से 3 हजार रुपए है, जबकि निजी ऑपरेटर 10 से 15 हजार रुपए वसूल कर रहे हैं। तो रोवर मशीनें भूमि पैमाइश के काम में आती हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर नगद भुगतान की व्यवस्था समाप्त करने की तैयारी में है। अथॉरिटी के प्रस्ताव के अनुसार टोल शुल्क का संग्रह पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जाएगा और भुगतान केवल फास्टैग तथा UPI के जरिए ही संभव होगा। प्रस्ताव लागू होने पर देश भर के लगभग 1150 टोल प्लाजा पर नगद लेन देन बंद हो सकता है। तो 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल पर कैश बंद, फास्टैग, UPI होंगे विकल्प। नगद भुगतान पर अभी दोगुना लिया जा रहा चार्ज। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों की तरह बिना सक्रिय फास्टैग के नगद भुगतान करने वाले वाहनों से दोगुना यूजर शुल्क वसूला जाता है। वहीं UPI के माध्यम से भुगतान करने पर वास्तविक शुल्क का 1.25 गुना लिया जाता है। NHAI का मानना है कि पूर्ण डिजिटीकरण से टोल प्रणाली अधिक विश्वसनीय होगी। हरियाणा सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए शुरू की निर्वाह भत्ता योजना। हरियाणा सरकार द्वारा NCR क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों के बंद होने से प्रभावित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को निर्माण कार्य बंद रहने तक हरियाणा भवन एवं अन्य सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा 434 रुपए प्रतिदिन की आर्थिक सहायता यानी निर्वाह भत्ता प्रदान की जा रही है। DC ने जिले में प्रभावित श्रमिकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना पंजीकरण कराने का आह्वान किया। DC ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार सभी श्रमिकों के लिए एक उदार और व्यापक सामाजिक सुरक्षा तंत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि निर्माण श्रमिकों के लिए निर्वाह भत्ता योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई है। योजना के तहत निर्माण गतिविधियों से जुड़े श्रमिक जिनका वायु प्रदूषण के कारण निर्माण गतिविधियों के बंद होने से रोजगार प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रभावित पंजीकरण निर्माण श्रमिक योजना का लाभ लेने के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट HRY-labor.gov.in पर या नजदीकी हेल्प डेस्क पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए श्रमिक सहायता सेवा हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट बुकिंग के लिए पोर्टल 25 फरवरी तक पुनः खोला गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र परिवारों को मात्र 1,50,000 में फ्लैट उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी पहल। कुल 12,384 आवेदन प्राप्त हुए हैं। गुरुग्राम जिले में प्रथम चरण में 4,728 आवेदन पात्र घोषित कर दिए गए हैं। केवल पात्र घोषित आवेदन ही कर सकते हैं।
बुकिंग बुकिंग हेतु अनिवार्य है 10,000 की बुकिंग राशि, निर्धारित एफिडेविट। अंतिम तिथि 25 फरवरी। एडीसी ने बताया कि निर्धारित तिथि तक राशि व एफिडेविट जमा न कराने पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। बुकिंग के बाद द्वितीय सत्यापन होगा। अंतिम पात्र लाभार्थियों का चयन ड्रा प्रक्रिया से होगा। चयन न होने पर 10,000 की राशि वापस। फ्लैट्स का आवंटन पूरी तरह पारदर्शी नीति के अनुसार किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें, हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात, रूफटॉप सोलर सिस्टम पर बिजली विभाग देगा ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता। उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना लागू की है। राज्य सरकार, निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन व एचकेआरएन कर्मचारी अपने आवास पर 1 किलोवाट से 5 किलोवाट तक रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित कर सकते हैं। पात्र वही उपभोक्ता होंगे जिनका पिछले बिलिंग चक्र में कोई बकाया नहीं है। बड़ी राहत, नहीं देना होगा एक मुश्त पूरा खर्च। बिजली विभाग देगा ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता, जिसकी वसूली मासिक, द्वैमासिक किस्तों में की जाएगी। क्षमता अनुसार लागत व सहायता विवरण। 1 किलोवाट में कुल लागत 55,000, 5,500 रुपए यानी 10% अग्रिम, 30,000 रुपए केंद्रीय सहायता, 19,500 ब्याज मुक्त सहायता। तो ये आप देख सकते हैं 2 किलोवाट 1,10,000 की कुल लागत और कितनी कितनी सहायता दी जाएगी आप देख सकते हैं। 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट तक। तो वहीं 5 किलोवाट में कुल लागत 2,75,000 की आप देख सकते हैं कितनी राशि दी जाएगी। इस योजना से राज्य कर्मचारी अपनी बिजली लागत में उल्लेखनीय कमी लाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देंगे। अधिक जानकारी के लिए संबंधित बिजली निगम कार्यालय से संपर्क करें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फतेहाबाद जिले से बड़ी अपडेट, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र में 2 दिन का प्रशिक्षण आयोजन की जाएगा। डीसी ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान किसानों हेतु 2 दिवसीय 23 और 24 फरवरी को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। इच्छुक किसान प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पहले वेबसाइट आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रार्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए। आवेदनकर्ता को अपने आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रशिक्षण के प्रथम दिन सुबह 9 से 11 बजे तक अपने साथ लाना जरूरी होगा। तो ये फतेहाबाद जिले से बड़ी अपडेट, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र भुना फतेहाबाद। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पीएम किसान योजना की नई किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। खबर सामने आ रही है कि 24 फरवरी को 22वीं किस्त जारी हो सकती है। तो 24 फरवरी को 22वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जारी हो सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि आजीवन शिक्षा प्राप्त करना केवल एक इच्छा नहीं बल्कि एक संवैधानिक दायित्व है। तो अदालत ने हरियाणा सरकार के उस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें एक नियुक्त कर्मचारी को महज इसलिए उच्च शिक्षा की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि उसने अभी 3 साल की नियमित सेवा पूरी नहीं की थी। तो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए 3 साल की अनिवार्य सेवा की शर्त खत्म। हरियाणा के हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के गांव में वर्षों से चली आ रही जमीन की साझा खेवट अलग होगी। भाइयों और रिश्तेदारों के बीच खेवट को लेकर चलने वाले विवादों व कानूनी लड़ाइयों को खत्म करने के लिए सरकार ने मिशन 111A शुरू किया है। राजस्व विभाग के इस अभियान के तहत किसानों को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तहसीलदार व पटवारी गाँव की चौपाल पर न्याय कैंप लगाकर जमीन का बंटवारा तो ऐसे बदली जाएगी साझी जमीन की तस्वीर। अधिकारियों का डेरा गांव में होगा। अब फाइलें दफ्तर में नहीं दौड़ेंगी। चिन्हित गांव में विशेष राजस्व कैंप लगाए जाएंगे। मौके पर ही आपत्तियों का निपटारा होगा। नोटिस की प्रक्रिया शुरू। पायलट प्रोजेक्ट वाले गांव में हजारों किसानों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इनमें स्पष्ट कहा है कि आपसी सहमति दें या अपना पक्ष रखें। 6 महीने की डेडलाइन। एफसीआर के सख्त आदेश है कि बंटवारे की प्रक्रिया शुरू होने के 180 दिन के भीतर हर हाल में अलग खेवट तैयार होनी चाहिए। पहले आपसी सहमति से सुलझाएंगे, नहीं सुलझे तो अधिकारी सुलझाएंगे। रक्त संबंधियों को बड़ी राहत। पहले पंजाब हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 111A में सगे भाइयों के बंटवारे उलझे रहते थे। अब संशोधन के बाद परिवार में हिस्सा अलग करना बेहद आसान होगा। तो जमीन की साझा खेवट की लड़ाई अब चौपाल पर सुलझेगी। राजस्व विभाग के अधिकारी लगाएंगे न्याय कैंप। 6 महीने में होगा निपटारा। साझा खेवट से अलग होने पर किसान को ये होगा फायदा। साझा खेवट के कारण किसानों को सीधे लोन की दिक्कत रहती है। नए अभियान के बाद खेवट व जमाबंदी अलग होगी। इससे बैंक से तुरंत केसीसी और कृषि ऋण आसानी मिल सकेगा। जमीन का हिस्सा स्पष्ट होने से पैसा सीधे हकदार के खाते में आएगा। जमीन बेचते समय हिस्सेदारों के साइन की जरूरत नहीं रहेगी। राजस्व अधिकारी मौके पर ही फैसला करेंगे। वकीलों की फीस, सालों की तारीखों से मुक्ति मिलेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने करीब 4 साल के बाद अग्निपथ योजना में पहला बदलाव किया है। इस योजना के तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों की आयु सीमा में 1 साल की बढ़ोतरी की गई है। योजना के तहत तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की जो अब नई भर्ती होगी उसमें 22 साल तक की उम्र के नौजवान आवेदन कर सकेंगे। अभी तक यह सीमा 21 साल की थी। तो अग्निवीरों की भर्ती के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। आवेदन कम आने की वजह से लिया फैसला। 22 साल तक के नौजवान कर पाएंगे आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
भारतीय रेल में सफर करने वाले यात्रियों की अच्छी खबर है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। मौजूदा प्रक्रिया के तहत ट्रेनों के तय समय से करीब 10 से 20 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट बनना शुरू हो जाता है। यात्रियों को ज्यादा सुविधा देने के लिए रेलवे बोर्ड ने सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस प्रस्ताव की व्यवहारिकता जांचने को कहा। इसके तहत सामान्य ट्रेनों में यात्री चार्ट तैयार होने से करीब 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे, तो ट्रेन छूटने से 15 मिनट पहले तक बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बीपीएल और एवाई कार्ड धारकों पर फिर से क्रेड की कैंची चलेगी। मार्च महीने में भी प्रदेश भर में 80,426 लोगों के राशन कार्ड कटेंगे। इनमें 1,472 पानीपत के भी शामिल हैं। किसी का बिजली बिल निर्धारित राशि से ज्यादा, किसी के परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय बढ़ी तो किसी के नाम 4 पहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन बताया गया है। हालांकि लोग जिला व उपमंडल स्तर पर लगने वाले जनता समाधान शिविरों से लेकर हर रोज जिला सचिवालय स्थित क्रेडिट कार्यालय में गलत मैपिंग के चलते राशन कार्ड कटने की शिकायत लेकर भी पहुंच रहे हैं। तो मार्च में कटेंगे 80,000 से ज्यादा गलत राशन कार्ड, फिर चलेगी क्रेडिट कार्यालय की कैंची। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ई अधिगम योजना के तहत 2020 में प्रदेश के विद्यार्थियों को 5,75,000 टैब वितरित किए गए थे। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा समाप्त होने से 5 दिन पहले 6 अप्रैल को टैब वापस करने होंगे। टैबलेट वापसी का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। तो ई अधिगम के तहत 12वीं के विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा समाप्त होने से 5 दिन पहले जमा करवाने होंगे टैबलेट। टैब जमा नहीं कराने पर रोका जा सकता है। परिणाम स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने ग्राम सचिवालयों में रात की ड्यूटी करने वाले ग्रामीण चौकीदारों का ब्यौरा तलब किया है। इस संबंध में 20 फरवरी को आदेश जारी किए हैं। विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से जारी पत्र में सभी उपायुक्तों, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अपने अपने क्षेत्र के ग्राम सचिवालयों में रात की ड्यूटी करने वाले ग्रामीण चौकीदारों की संख्या, उन्हें जारी की गई राशि और लंबित भुगतान की जानकारी तय प्रारूप में उपलब्ध कराएं। भुगतान बकाया होने के कारण भी स्पष्ट करें। सूत्रों के अनुसार सरकार के इस कदम का उद्देश्य चौकीदारों के भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना है। पंचायतों में लंबित भुगतान के मामलों की समीक्षा होगी। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। तो ग्राम सचिवालयों में रात की ड्यूटी वाले चौकीदारों का ब्यौरा तलब। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की प्रधान पीठ ने सुनवाई के दौरान कड़ी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियां ठोस कचरा प्रबंधन नियमों को लागू करने में विफल रही हैं। तो सड़क या सार्वजनिक जगह कचरा मिला तो पंचायत से सरकार तक जिम्मेदारी होगी। एनजीटी ने दिया आदेश, 5 से 25,000 तक का जुर्माना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 1 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं का ऑफलाइन मूल्यांकन किया जाएगा। 15 मई तक परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकता है। तो उत्तर पुस्तिकाओं का ऑफलाइन होगा मूल्यांकन। तो ये बड़ी अपडेट। कुछ जगहों पर परीक्षा केंद्र दूर बनाए गए हैं, उनके परीक्षार्थियों को भी नजदीकी परीक्षा केंद्रों पर समाहित करने की प्रक्रिया चल रही है। हरियाणा में बिजली व्यवस्था को और अधिक सुचारू और जवाबदेह बनाने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने फील्ड स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने का फैसला लिया है। तो अब विद्युत फील्ड कर्मचारी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एचएसवीपी में विलय के संकल्प पत्र पर विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सरकार और विपक्ष के बीच बहस हुई। सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार से पूछा कि बोर्ड को एचएसवीपी में विलय करने की क्या वजह है। इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जवाब दिया कि बोर्ड को बंद नहीं किया है, इसका विलय किया गया है। किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। सरकारी संकल्प पत्र को कांग्रेस के विरोध के बावजूद पारित कर दिया गया। तो ये बड़ी अपडेट। हाउसिंग बोर्ड बंद नहीं, विलय किया, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, कहना है सीएम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। यूके के कुछ विश्वविद्यालयों ने हरियाणा और पंजाब के छात्रों के आवेदन स्वीकार करने पर अस्थायी रोक लगा दी है। तो यूके में हरियाणा और पंजाब के विद्यार्थियों के दाखिलों पर लगी रोक, पढ़ाई बीच में छोड़ने में पढ़ने की बजाय काम करने की आदत की वजह से लगी रोक। हरियाणा व पंजाब के साथ साथ बांग्लादेश व पाक के विद्यार्थियों के दाखिलों पर भी लगी पाबंदी। हरियाणा के विदेश सहयोग विभाग की सलाह, जो छात्र यूके में पढ़ने की योजना बना रहे हैं वे अपने दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करें। विश्वविद्यालय में मान्यता प्राप्त एजेंटों के जरिए आवेदन करना चाहिए। यह पाबंदी अस्थायी है व नियमों के बदलाव के साथ ही परिवर्तन हो सकता है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फोन पे ने यूपीआई पेमेंट के लिए बायोमेट्रिक फीचर शुरू किया है। अब 5,000 तक के ट्रांजैक्शन फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से होंगे। यह सुविधा भी एंड्रॉइड यूजर्स के लिए उपलब्ध है और जल्द आईओएस पर भी आएगी। इससे भुगतान की प्रक्रिया पहले से कई ज्यादा तेज और आसान हो जाएगी। फोन पे ने संकेत दिया कि जल्दी से आईओएस यानी आईफोन यूजर के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो अब बिना यूपीआई पिन के 5,000 तक कर सकेंगे पेमेंट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। डिजिटल जमाने के दौर में शहरवासी जल्दी एक क्लिक पर सभी वार्डों का नक्शा देख सकेंगे। इसके लिए नगर निगम मुख्यालय स्थित जीआईएस लैब में डाटा
डाटा संग्रहण पर तेजी से काम चल रहा है। तो अब एक क्लिक पर देख सकेंगे हर वार्ड का नक्शा। ये हिसार से बड़ी अपडेट, हिसार नगर निगम। तो इससे क्या फायदा होगा? सड़क, पानी, सीवर संबंधी शिकायतों का त्वरित समाधान संभव होगा। समस्या की सटीक लोकेशन सिस्टम में तुरंत दिखाई देगी। नई सड़क, ड्रेनेज या पाइपलाइन बिछाने से पहले मौजूदा नेटवर्क की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। इससे बार बार खुदाई की समस्या खत्म हो जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स, जल शुल्क और अन्य करों में पारदर्शिता आएगी। संपत्तियों का डिजिटल मैप तैयार होने से गलत आकलन और विवादों पर रोक लगेगी। अवैध निर्माण और अतिक्रमण की पहचान भी आसानी से की जा सकेगी। तो ये हिसार से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो होलिका दहन की तारीख और फाग को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। होली पर चंद्र ग्रहण का साया है। पूर्णिमा की रात को नहीं होगा दहन। तो 3 मार्च को रात को होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत होगा, ये कहना है। ग्रहण के दोष और अशुद्धि से बचने के लिए रंगों वाली होली 4 तारीख को बनाई जाएगी। चंद्र ग्रहण और भद्रा की वजह से पूर्णिमा के अगले दिन, पूर्णिमा 2 की है, तो 3 मार्च को शाम को होगा होलिका दहन, 4 को रंगों वाली होली होगी। सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी अपडेट, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।